हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नो नीड ऑफ मोर जनरल नॉलेज। सो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 जियोग्राफी का। एनसीईआरटी जियोग्राफी ऑफ कोर्स हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 7, जिसका कि नाम है आवर कंट्री इंडिया। इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स जो 6 चैप्टर्स थे वो कर लिए हैं। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दिए हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको वो मेरे शॉर्ट्स फीड में भी मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और समझते हैं। इसका मतलब बहुत ही हिंदी में अच्छे से समझते हैं। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जियोग्राफिकल एक्सपेंस। कह रहा है ये कि भारत जो एक देश है, ये बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाई लॉफ्टी हिमालयाज़। तो हमारे देश के उत्तर में हिमालय के ऊंचे शिखर हैं। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ वॉज द सोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। पश्चिम में हमारे अरब सागर है, अरेबियन सी। पूर्व में हमारे बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, जो भारत के तटों पर लहराता रहता है। इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये सब कुछ फैक्चुअल चीज़ें ऑफ कोर्स आ सकती हैं एग्जाम में, आप चाहें तो अंडरलाइन कर लें। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, मीन्स 32.8 लाख किलोमीटर। और यहाँ पे मिलियन में दिया हुआ है, मैंने आपको अभी लाख में बताया है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज़ अबाउट 3200 किलोमीटर। अगर आप उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो विस्तार है वो मापेंगे तो लगभग ये 3200 किलोमीटर तक है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर। और अगर हम लोग पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात में जो कच्छ है वहाँ तक विस्तार देखेंगे तो वो लगभग 2900 किलोमीटर है। The lofty mountains, the great Indian desert, the northern plains, the uneven plateau surface and the coast and islands present a diversity of landforms. तो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं हमारे भारत में, मरुस्थल हैं, महामरुस्थल हैं, उत्तर मैदान है, प्लेन एरिया है, पठार वाले एरियाज़ हैं हमारे पास, तटीय भाग हैं, हमारे पास द्वीप समूह भी हैं। ये सब हमारे स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। There is a great variety in the climate, vegetation, wildlife as well as in the language and culture. यहाँ आपको क्लाइमेट यानी कि जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ मतलब भाषा और संस्कृति में भी बहुत भिन्नता दिखेगी। लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आप ये तो आपने सुना ही होगा। In this diversity, we find unity that is reflected in traditions that bind us as one nation. India has a population of more than 120 crores since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. तो इस भिन्नता में भी हम एक एकता को देख पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है, और यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। लाइक इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम एक सिंगल नेशन है। अगर 2011 के हिसाब से देखें तो अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है, और यह चीन के बाद विश्व का दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। कर लेते हैं डू यू नो। Large countries which stretch extensively from east to west do not have a single standard time for the whole country. The US and Canada have 7 and 6 time zones respectively. Do you remember how many time zones are there in Russia? तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग समझते होंगे इतना तो कि जिन देशों का विस्तार मतलब पूर्व से पश्चिम में जिन देशों का स्ट्रेच बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पूरे देश में एक ही स्टैंडर्ड टाइम नहीं हो सकता है। जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, रसिया है। तो यहाँ पे क्या है कि अमेरिका में 7 है, कनाडा में 6 है, रशिया में कितने हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये वैसे हमने ये पढ़ा हुआ है पहले भी। अब हम लोग लोकेशनल सेटिंग की बात कर लेते हैं। भारत की स्थिति कहाँ है वर्ल्ड में। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो देश के लगभग बीच से होकर गुजरती है। फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ मेन लैंड एक्सटेंड्स। यहाँ पे आपको साउथ टू नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट का एक्सटेंट दिया हुआ है। ये आपको याद कर लेने वाली चीज़ें, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इफ़ वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, विच हेमिस्फीयर वुड इंडिया बिलोंग टू? बताइए। अगर हम अपने
विश्व को जैसे नॉर्दर्न साउदर्न में भी डिवाइडेड है, अगर हम लोग उसको ईस्ट टू वेस्ट में डिवाइड कर दें, अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध यानी कि ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर दें, बांट दें, तो भारत किस हेमिस्फेयर में पड़ेगा बताइए। Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide differences in local time of places located at two extreme points of India. बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। As such, the difference between these two points would be of about 2 hours. तो ऐसा होने पर इस तरह की दूरी पर स्थित दो प्लेसेस के बीच समय का अंतर लगभग 2 hours का होगा। As you have learnt earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने अपनी वीडियोस में भी आपको बताया था कि हर 1 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे 4 मिनट का अंतर पड़ जाता है। The sun rises about 2 hours earlier in the east अरुणाचल प्रदेश than in the west गुजरात। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेना है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। You have already read earlier why the local time of longitude of 82 degree 30 minute east has been taken as the Indian standard time. This meridian or longitude is also termed as the standard meridian of India. तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट और 30 मिनट ईस्ट को स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्यों लिया गया है, और इसको हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अब हम लोग बात करेंगे इंडियाज़ नेबर्स की, मतलब भारत के पड़ोसी देशों की। देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो 7 देश ऐसे हैं जिसके साथ भारत लैंड बाउंड्रीज शेयर करता है। उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एक आपको मैप दिया गया है, इसमें आपको आसानी से दिख रहा होगा, लाइक इसको हम लोग मार्क करते चलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ शेयर कर रहे हैं, यहाँ से पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट शेयर कर रहे हैं, चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ। तो लैंड बाउंड्रीज इन कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है इंडिया। Across the sea to the south lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Pak Strait. तो लैंड बाउंड्रीज तो हो गई। साउथ में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव भी हमारे पड़ोसी देश हैं। पाक स्ट्रेट करके जो स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट भारत को श्रीलंका से अलग करती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात कर लेते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। प्रशासनिक कार्यों के लिए, क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल। दिल्ली भारत की राजधानी है। द स्टेट्स हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। बगल में आपको कुछ क्या कहते हैं डेफिनेशंस दिए गए, इसको भी बता देते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स, दीज आर वेरी फाइन सॉइल्स ब्रॉट बाय रिवर्स एंड डिपॉजिटेड इन द रिवर बेसिन्स। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत ही महीन मिट्टी होती है और तथा नदी बेसिन और ये रिवर बेसिन्स में जाके डिपॉजिट हो जाती है, लाइक जमा होने लगती है वहाँ पे, मतलब सहायक नदी। अ रिवर और स्ट्रीम विच कंट्रीब्यूट्स इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू द मेन रिवर फ्रॉम ईदर साइड। सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी, ये एक ऐसी नदी है जो मेन नदी है उसमें किसी भी तरफ से आकर मिल जाती है और अपने जल को ले आके उसमें मिला देती है, ये ट्रिब्यूटरी। इस चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। फिजिकल डिवीजन की बात करें, भौतिक विभाजन की, तो इंडिया इज़ मार्क्ड बाई डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि आपको पर्वत देखने को मिल जाएंगे, आपको प्लेट्यूज पठार देखने को मिल जाएंगे, आपको मैदानी एरिया मिल जाएगा, आपको तट मिलेंगे, आपको आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। एक वी आर डाइवर्स इन
every aspect, every. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. हिम प्लस आले मीन द abode of snow. ये तो आपने संधि विच्छेद में पढ़ा ही होगा, हिम प्लस आले. उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है, बर्फ का घर. Abode of snow. The Himalayan mountains are divided into 3 main parallel ranges. तो हमारे हिमालयाज हैं उनको 3 मेन पर्वत श्रृंखला, पैरेलल श्रृंखला, पैरेलल रेंजेस मतलब ही श्रृंखला होता है, तो पर्वत श्रृंखला में डिवाइड किया गया है. ओहो यार. तो हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है. द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और द हिमाद्री. जो सबसे उत्तर में स्थित है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज या फिर हिमाद्री भी कहते हैं. द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज. तो जो हमारे विश्व की सबसे ऊंची शिखर है वो इसी श्रृंखला में लोकेटेड है. मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री. हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है हमारा मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय, जिसको कि हम लोग हिमाचल भी कहते हैं. पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर. जो बहुत ही लोकप्रिय जो हिल स्टेशंस हैं वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं. फाइंड आउट नेम्स ऑफ 5 हिल स्टेशंस. तो आप ये कमेंट में बताइए 5 हिल स्टेशंस के नाम जो कि बहुत पॉपुलर हो. द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंज. और शिवालिक जो है वो सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है. द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयाज. हिमालय के साउथ में दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है. दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट. ये मैदान समतल और सपाट है. दीज आर फाउंड बाई द एलुवियल डिपॉजिट्स लेड बाई द रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. तो ये मैदान जो हमारी इंडस रिवर है जिसको कि सिंधु भी बोलते हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जो एलुवियल डिपॉजिट्स हैं उनसे बने हैं. These river plains provide fertile land for cultivation. ये जो रिवर प्लेन्स हैं, नदियों के जो ये मैदान है, ये लाइक कल्टीवेशन के लिए, कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं. दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स. तो यही कारण है कि मैदानों की जनसंख्या अधिक है. ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है. तो ये तो सिंपल सा रीज़न है कि भाई जहाँ आपको सारी सुविधाएँ मिलेंगी आप वहीं रहना पसंद करोगे. आपको पानी मिल जाएगा, आप वहाँ पर खेती कर सकते हो, खेती के लिए भी आपको पानी मिल जाएगा, आपको वहाँ फसल अच्छी हो जाएगी, आपको खाने के लिए भी मिल जाएगा, तो लाइक आप वहीं ना रहना पसंद करोगे. सो इट्स सिंपल. इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. भारत के पश्चिमी भाग में ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, भारतीय महामरुस्थल. इट इज़ अ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड. इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. ये एक ड्राई, बहुत गर्म और रेतीला स्थल है. ड्राई माने शुष्क, और इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन. यहाँ जो है वेजिटेशन, वनस्पति की मात्रा बहुत कम है. लाइक डेजर्ट एरियाज़ में बहुत कमी होती है. वहाँ पे वैसे ही आपको प्लांट्स दिखेंगे जो बहुत ही कम वाटर पे सर्वाइव कर सकते हो, और जानवर भी आपको वैसे ही दिखेंगे जो लाइक उस हॉट एरिया में, डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकें. टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. उत्तरी मैदानों के दक्षिण में हमारा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. ये मतलब अगर आप इसकी आकृति बोलें तो ये ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है. द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन. इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है. दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज. अरावली हिल्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड. इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं और घाटियां भी स्थित हैं, और इसके उत्तर पश्चिम में एक अरावली श्रृंखला है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है. द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस. विंध्या और सतपुरा भी यहाँ की एक महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं. द रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस. दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी. ये क्वेश्चन तो मतलब आता ही आता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का नाम तो ये एकदम रट लेना है. नर्मदा एंड तापी ये ऐसी नदियाँ हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं और अरब सागर में जाके मिल जाती हैं. The Western Ghats or Sahyadris border the plateau in the west, and the Eastern Ghats provide the eastern boundary. While the Western Ghats are almost continuous, the Eastern Ghats are broken and uneven. The plateau is rich in minerals like coal and iron ore. जो ये प्लेटियो एरिया है, इस पठार में जो पश्चिम में पश्चिमी घाट है या सह्याद्री है तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है. पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान है
जबकि पूर्वी घाट बीच में टूटा हुआ है और थोड़ा असमान टाइप से है। और इन पठारों में लाइक मिनरल्स बहुत ही प्रचुर मात्रा में होता है, कोयला और आप आयरन और बहुत इसकी प्रचुरता होती है यहाँ पे। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है, कोस्टल प्लेन्स हैं। तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर और पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। There are a number of east flowing rivers. The rivers Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri drain into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouths. The Sundarban delta is formed where the Ganga and Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली बहुत सी नदियाँ हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। ये नदियाँ अपने लाइक मैं क्या बोलूँ इसको एट देयर माउथ, मतलब ये नदियाँ अपने मुहाने पर एक उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदियों के मुहाने पर सुंदरबन फेमस डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर एक और डू यू नो दिया गया है शायद, इसको भी पढ़ लेते हैं। कोरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो कोरल्स? क्या आप जानते हैं कि कोरल्स क्या होते हैं? कोरल्स को हिंदी में बोलते हैं प्रवाल। मेरा स्लिप ऑफ टंग बहुत होता है, इसको इग्नोर करिएगा। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैरीन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो ये कोरल्स असल में होते क्या है, ये छोटे समुद्री एक जीव जंतु होता है, उसका नाम होता है पॉलिप, उसको बोलते हैं पॉलिप। उसके ये कंकाल हैं। विद द लिविंग पॉलिप्स डाई देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। जब वो जीवित पॉलिप मर जाते हैं तब उनके कंकाल बच जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन द टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन विच ग्रोज हाइयर एंड हाइयर दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। अब ये देखिए कैसे होता है, ये मतलब एक मर गया, उसका कंकाल बन गया। अब जो दूसरा पॉलिप है वो इसी कंकाल के ऊपर ही वो जन्मेगा, पनपेगा, फिर वो भी मरेगा, फिर इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेयर बन जाता है और ऐसे ही कोरल आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है, प्रवाल द्वीप बन जाते हैं। Two groups of islands also form part of India. Lakshadweep Islands are located in the Arabian Sea. These are coral islands located off the coast of Kerala. तो भारत में दो द्वीप समूह भी हैं। एक लक्षद्वीप है जो कि अरेबियन सी में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित एक कोरल आइलैंड है। याद रखना ये एक प्रवाल द्वीप है। एग्जाम्पल आ सकता है कोरल आइलैंड का, आप दे देंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड। तो क्या आप जानते हैं कि कौन सा आइलैंड 2004 की सुनामी में प्रभावित हुआ था? अगर आपको कुछ भी इस रिलेटेड पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। Find out through newspaper reports and by speaking to people how in different ways people faced this challenge when tsunami struck the Indian coast. Tsunami is a huge sea wave generated due to an earthquake on the sea floor. So इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब आप लोग कह सकते हैं मुझे इसका आंसर नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है। मैं चाहती हूँ आप लोग ये एक्टिविटी खुद से करें, खुद से थोड़ा नॉलेज इकट्ठा करें। पहले तो हमारे टाइम में थोड़ा मुश्किल था, अब तो बहुत आसान हो गया है। अब आप आराम से गूगल कर सकते हैं और आपको इसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो वही करिए, जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुनामी इट वॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2004 की सुनामी। तो आप इसके बारे में सर्च करिए, पता करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। जिसका सही आंसर आएगा, मैंने जो भी पूछा है उसको मैं हार्ट दे दूँगी। सबको पता चल जाएगा आपने सही बोला है। ऐसे तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग NCERT सॉल्यूशंस लेके आएंगे तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, यही बोलूँगी मैं। और पढ़ते रहिए और मुझसे कहीं मिस्टेक हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट एंड यू कैन शेयर योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। यू आर फ्री टू शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।